हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, मैं आ गया हूँ फिर से आप सबके बीच एक नए टॉपिक को लेकर। जी हाँ, स्वागत है आप सबका आईसीसी भारती क्लासेस के संग हिंदी की इस नई दुनिया में। जी हाँ बच्चों, आप सबका स्वागत है आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूं आपका भारती सर। आज आप सबके बीच में एक नए चैप्टर की ओर लेकर आया हूं मैं। आज कक्षा 10th के, जी हाँ बच्चों, कक्षा 10th के हिंदी पार्ट 2। जी हाँ, हिंदी पार्ट 2 से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। जी हाँ, धरती कब तक घूमेगी चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे विस्तार पूर्वक एक रहस्यमय गाथा। जी हाँ बच्चा, आज हम लोग जिस कहानी की बात करेंगे वह अत्यंत ही एक रोचक और एक तथ्य कहानी है। जी हाँ, एक चरित्र प्रधान कहानी है। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हो जाएं तैयार और हम लोग चलते हैं इस कहानी की ओर। जी हाँ बच्चों, हम लोग जिस कहानी के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। जी हाँ बच्चों, धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी का आधार लेकर हम लोग एक छोटे से एक अध्याय अर्थात एक छोटे से टॉपिक के रूप में हम लोग एक इस चैप्टर को समाप्त करेंगे एक कहानी के रूप में। जी हाँ, एक पर्दे के आधार पर हम लोग नाटक के स्वरूप में या एक माँ के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे और विस्तार पूर्वक। जी हाँ बच्चों, ये कहानी धरती कब तक घूमेगी यह अत्यंत ही चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें एक बूढ़ी विधवा औरत की हो रही दुर्दशा के बारे में वर्णन किया गया है। जी हाँ बच्चों, यह बूढ़ी औरत 3 बेटे, 3 बहुएं, पोते पोतियों सहित भरे पूरे परिवार की मां होती है। यह उसके साथ अमानवीय व्यवहार, मां का दर्जा नहीं मिलना और उसके साथ विभिन्न प्रकार की ऐसे कई विभीषिकाओं भरी घटनाएं घटती हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा बुरा परिणाम होता है, जिस परिणाम के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। और उस परिणाम को जानने के लिए बच्चों हमें पूरी कहानी को पढ़ना होगा और इसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह कहानी, जी हाँ बच्चों, यह कहानी समाज में हो रहे अर्थबोध और विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुई है और यह अत्यंत ही चरित्र प्रधान कहानी है, जिसके लेखक सांवर दैया है। जी हाँ बच्चों, धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक सांवर दैया जी हैं, जिसका जन्म 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी राजस्थान में हुआ है। जी हाँ बच्चों, सांवर दैया जी का जन्म 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी राजस्थान में हुई है और यह जाहिर है कि यह घटना राजस्थान राज्य से संबंधित है। जहाँ बच्चों आज हम लोग जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं इस कहानी में, वह घटना राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो बच्चों राजस्थान राज्य से संबंधित है तो भाषा इस कहानी की राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी यह कहानी, लेकिन उसका बाद में हिंदी अनुवाद स्वयं लेखक महोदय ने किया। अर्थात तो बच्चों आपके एग्जाम में यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो बच्चों इस कहानी का हिंदी अनुवाद स्वयं लेखक महोदय सांवर दैया जी ने किया। तो बच्चों आज हम लोगों की यह सबसे बड़ी विशेषता है इस क्लास की कि हम लोग इस कहानी के पढ़ने के साथ साथ हमारे इस परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग हल करते जाएंगे और हम लोग परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त करेंगे। जी हाँ बच्चों, यह सवाल पैदा नहीं होता कि यह परीक्षा में सवाल नहीं आए,
सवाल आने की अधिकतर संभावना रहती है। जी हाँ बच्चों, इसलिए हम लोगों को ध्यान पूर्वक, तो बच्चों आप लोग हो जाए तैयार, और हम जो नोट्स बोलेंगे आप लोग लिखने के लिए कॉपी कलम लेकर हो जाए तैयार। जी हाँ बच्चों, इस कहानी जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी का एक नायिका, जी हाँ बच्चों, इस कहानी की एक नायिका जिसका नाम है सीता। जी हाँ बच्चों, वही बूढ़ी औरत जो कि विधवा है। जब तक उसके पति थे घर में, जीवित थे, उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति का वातावरण भरा माहौल बना रहता था। हुआ यूं समय टर्न लिया कि उसके पति मर गए। पति मरने के साथ साथ उसके जीवन की सारी खुशियां ही मर गई, अर्थात उसके जीवन की सारी सुख समृद्धि, उसके घर में बने बरकत को लेकर सभी चीजें समाप्त हो गई। इस प्रकार से मानो कि समय के साथ सब कुछ समाप्त हो गया। यह सीता जो है बहुत एक भारतीय सभ्यता की बहुत समझदार और चरित्रवान महिला है। बहुत ही चरित्रवान, दृढ़ शक्ति, संघर्षशील और आत्मविश्वासी महिला है, जिस विश्वास के बल पर इसके बहुत ही बुरे परिणाम हुए, जिसका परिणाम तीनों बेटों, बहुओं और पूरे परिवार को सहना पड़ा। जी हाँ बच्चों, इस कहानी का एक प्रमुख यह पॉइंट हुआ जिसके बारे में हम लोग इस क्लास के अंत में बात करेंगे। हम लोग इसका परिणाम क्या हुआ। जी हाँ बच्चों, किसी कहानी के रहस्य को जानने के लिए उसे हमें कहानी को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के उसका परिणाम आता है। अभी अगर हम लोग परिणाम के बारे में बात कर लेंगे तो इस कहानी का इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, इस कहानी में कुछ नहीं रहेगा। तो बच्चों, इस कहानी से पढ़ने के बाद हम लोग इसका सारांश, अर्थात इसका हम लोग पकड़ बनाएंगे, इस कहानी का परिणाम क्या हुआ और क्यों हुआ। हमने आपको बताया जब तक इसके घर में इसका पति जीवित था, इसका घर था। इसकी पति मर गए, इसके घर नहीं रहा, एक जंग का मैदान हो गया। जी हाँ बच्चों, इसका घर जो हुआ जंग का मैदान हो गया, जिस मैदान में यह सीता जो है एक धरती के समान चारों ओर बारी बारी से इधर से उधर चक्कर लगाती है। जी हाँ, इधर से उधर यह चक्कर लगाती है। इसके घर में कलह विवाद सभी चीजें मंडराती रहती हैं। वस्तुतः इस कहानी का मेन पॉइंट यह है बच्चों की इस कहानी में सवाल है सिर्फ रोटी का। माँ है, बेटे हैं, बेटे के बीच रोटी है। जी हाँ बच्चों, एक माँ है, 3 बेटे हैं और रोटियां हैं। इन तीनों में से रोटियां ही जीतती हैं। या बच्चों, जीत रोटी की ही होती है, जिसके बुरे प्रभाव स्थापित हो जाते हैं। इसके घर में झगड़े झंझट से परेशान इसे सीता को घर में घुटन महसूस होने लगी। जी हाँ बच्चों, एक दिन की बात है कि सीता जो थी एक शांत मौन मुद्रे में यह एक लंबे सांस को खींचकर निश्वास होती हैं। तो जब वे आकाश की ओर देखती है तो धरती और आकाश के बीच इसे घुटन महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार से इसके घर में घटित होती है सीता को। अर्थात कहने का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों यह हुआ कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। आपके टेक्स्ट बुक में यह प्रश्न है कि सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती है। तो बच्चों, इसके बारे में हम लोग जान लें। सीता 3 बेटे और बहुओं की एक बूढ़ी विधवा मां है, जिसको रोटी को लेकर तीनों बेटे और बहुओं में लगातार झगड़े झंझट कलह विवाद होते ही रहती है, और इसे रोटी के लिए एक दर से दूसरे दरवाजे तक जाना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार से यह इसमें एक खेल का वर्णन हुआ है, माई माई रोटी दे का खेल सीता के साथ घटती है। इससे वह कुर गई और उसे अपने अंदर अपने आप में घुटन महसूस होने लगी। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यह कहानी, इस कहानी में सीता को एक काला ओढ़ना है जिसे देखकर वह रुआंसी हो जाती है। जी हाँ बच्चों, तो यह आपका प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसे नोट्स कर लें कि सीता कब रुआंसी हो जाती हैं, क्या देखकर। तो बच्चों, काला ओढ़ना, अपना काला ओढ़ना देख करके सीता रुआंसी हो जाती है। इसको आप लोग लिख लें। और जो होती हैं, इस तरह से बातें हुई, सीता को उन दिनों की बातें याद आती हैं जब एक दिन कैलाश चाय पीने के दौरान, जी हाँ बच्चों, कैलाश के घर में प्रतिदिन चाय बनती थी सुबह शाम, जिसे मां को भी मिलता था। चाय पीने के दौरान कैलाश ने नारायण को बुलाकर उसे कहा, क्या मां को पालने का ठेका सिर्फ मैंने ही ले रखा है? नारायण कुछ बोलता है और बिज्जू चुपचाप हमेशा शांत ही रहता है। नारायण कहता है, जैसी आपकी मर्जी, जो कहना चाहे। कहता है कि तुमने कौन से घर में हिस्सा नहीं लिया है और तुम कौन से मां के बेटे नहीं हो। तीनों भाइयों ने मिलाकर, अर्थात कैलाश ने निर्णय लिया। एक महीना महीनवारी का नियम शुरू हुआ खाने को, अर्थात सीता को लेकर महीनवारी खाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अर्थात एक महीना कैलाश के यहाँ और एक महीना नारायण के यहाँ और एक महीना बिज्जू के यहाँ। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको पुत्र के बारे में जब हम लोग बात कर लें, इसे 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र और 3 बहुएं, पुत्र एवं बहुएं। तो बच्चों, पहले का नाम है कैलाश, कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। यहाँ बच्चों, दूसरे बेटे का नाम है नारायण, नारायण की पत्नी का नाम है भवरी, और तीसरे पुत्र का नाम है बिरजू, जिसे प्यार से बिज्जू कहा जाता है। इसकी पत्नी का नाम है पुष्पा। जी हाँ बच्चों, याद रहे आपको, तीनों बेटे और बहुओं का नाम याद रखना है कि कैलाश की पत्नी का नाम राधा है, नारायण की पत्नी का नाम भवरी है और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। बिरजू को प्रेम से बिज्जू भी कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, याद रहे आपको। तो यह कहते हैं, उस तक महीनवारी शुरू हो गई। महीने महीने खाने को लेकर माँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लुढ़कने लगी। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर, जब दूसरे घटने की ओर। वह महीना फाल्गुन का महीना था। होली शुरू होने में 2-4 दिन बाकी थी कि इसके पोते सब यहाँ इसके बेटों में यह निर्णय हुआ था कि ये जो महीनवारी का निर्णय शुरू हुआ था, होली के सुबह से यह नियम लागू हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, कब से निर्णय लागू लिया गया कि यह निर्णय हो चुका है वहीं, और यह निर्णय तब लागू होगा होली के बाद के। तब तक माँ जिस तरह अभी तक घूमती आई है, ठीक उसी प्रकार से खाने को लेकर घूमते रहेंगे। और होली का दिन था, होली का समय था, उस दिन लापसी था, लापसी बनने का समय। जी हाँ, लापसी भी ऐसे लगता था जैसे मानो कि गले से नहीं उतर रही है। लापसी, जी हाँ, लापसी जो है बच्चों, जिसको हम लोग बिहार भाषा में पुआ कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से लापसी राजस्थान में कहा जाता है, जो कि आटे का हलवा होता है। एक तरल पदार्थ लेई के रूप में होता है, तरल पदार्थ, जिसको हम लोग लापसी कहते हैं बच्चों। वह बनने को तो उस दिन होली का मुख्य भोजन लापसी था उस दिन, लेकिन कैलाश की पत्नी जो थी राधा, वह जो थी दाल को भून रही थी। जी हाँ बच्चों, कैलाश की पत्नी जो थी राधा, वह दाल को भून रही थी, जिसको हम लोग कहेंगे दाल पूड़ी बनाने के लिए वह दाल को भून रही थी। वह दाल को जिस प्रकार भुना जाता था,
सीता को ठीक उसी प्रकार से लगता था कि वह भी उसी प्रकार से उस कढ़ाई में भुना रही है। होली के दिन शाम को सीता को वह दाल का हलवा खाने का अर्थात दाल भरे रोटी को खाने को देते। वह माँ जी अर्थात वह सीता को कहती है, जितना खाना है भरपेट खा लीजिए, ये स्पेशल मैंने आपके लिए ही बनाया है। जी हाँ बच्चों, यह वाक्य किसने कहा? कैलाश की पत्नी राधा ने कहा कि यह मैंने आप ही के लिए स्पेशल बनाया हुआ है, आप भरपेट खा लीजिए। और बच्चे भी बोलते हैं कि मैंने सुना है दादी, आप अगले दिन से नारायण चाचा के यहाँ खाएंगे, तो आप हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, अब कल से आप उसी के यहाँ खाएंगे। उसी के दिन से शुरू हुई। तो सीता मन में सोचती हैं, क्या यहाँ से मैं छोड़कर जाने के पश्चात हमें इस घर से रोटी नहीं मिलेगी? क्या मैं बच्चे से नहीं मिल पाऊंगी? इस तरह की भावनाएं उसके मन में उत्पन्न होती। और फिर सोचती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वह उसी दिन से होली के सुबह से वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे से तीसरे दरवाजे वह महीने भर लुढ़कती रही। एक के पास से जाता तो उसे 2 महीने तक जानो में जैसे मानो कि जान की छुटकारा मिल गई है। इस प्रकार से वह लुढ़कने लगी, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, जैसे मानो कि बिना पेंदी का लोटा के समान। जी हाँ बच्चों, जिधर पैर मारो उधर भुलट गया, उसका कोई अता पता नहीं है, कहीं रुकने वाला नहीं। अर्थात जिधर करो उधर ही ले यार, बिल्कुल एक मूर्त के समान हो गई। अपने दुख को व्यर्थ या नहीं कर पा रही है। दिल में दुख है, एक दिल का हृदय रो रहा है, एक दिल के टुकड़े में आंसुओं के समुद्र बह रहे हैं, लेकिन जुबान कुछ नहीं कह पा रही है। लेकिन उसकी आंखों से समझने वालों को साफ साफ उसके अंदर व्यथा दिख रही है। तो बच्चों, जब हम लोग तीसरे कहानी की ओर आते हैं, तीसरे टॉपिक की ओर अर्थात तीसरे पॉइंट की ओर जब हम लोग आते हैं, तीसरे पॉइंट में बच्चे सब संध्या की बेला में, जी हाँ बच्चों, संध्या की बेला में सभी बच्चे एक रोटी दो माई रोटी दो खेल खेलते हैं। वह खेल को वह ध्यान से देखती हैं। इस खेल का सार यह होता है कि इसमें से एक बच्ची को, जी हाँ बच्चों, एक जने को अर्थात उस टीम में से किसी एक खिलाड़ी को एक भिखारन बनना पड़ता है, जिसको रोटी के लिए वह हर एक आदमी के पास, हर एक प्लेयर के पास जाती है और वह सबसे एक ही बात उच्चारण करती हैं, माई मुझे रोटी दो। जी हाँ बच्चों, माई मुझे रोटी दो। इस तरह से वह सबके पास याचनाएं करती है, लेकिन उसे हर व्यक्तियों से, हर प्लेयर से एक ही जवाब मिलता। हर प्लेयर से उसे हर घर से यही जवाब मिलता, इस घर को छोड़ दूसरे घर जा। जी हाँ बच्चों, इस घर को छोड़ दूसरे घर को जा। ठीक उसी प्रकार से यह खेल चलता रहा। अचानक सीता को वैसा ही महसूस होता है कि हमारी स्थिति ठीक उस खेल के अनुसार है, उस खेल के अनुसार है जिसके अनुसार मैं ढल रही हूं। इस प्रकार से बीतते समय, यह महिरबारी का जो समय था बच्चों, 5 वर्ष बीत गए। आप लोग इस पॉइंट्स को नोट्स कर लें कि बच्चों कि यह जो थे, यह कहानी महिरबारी जो थी, माँ को महिरबारी खिलाने की दिन कितने दिन तक चले? तो जी हाँ बच्चों, 5 वर्ष तक चले। उसके बाद जब सीता बिरजू के हिस्से में थी, तो नारायण की पत्नी अर्थात नारायण के पुत्र का जन्मदिन था। उसी जन्मदिन के दौरान नारायण की पत्नी ने रसमलाई बनाई हुई थी। जी हाँ बच्चों,
नारायण की पत्नी ने रसमलाई बनाई हुई थी, रसमलाई। उन रसमलाई को सीता के पास खाने के लिए भिजवाया था। जैसे ही सीता ने उस खाने के एक निवाले को अंदर लिया था कि उसे बाहर में चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह चिल्लाने की आवाज किसी और की नहीं है बच्चों, वह बिरजू की पत्नी अर्थात इस कहानी की सबसे छोटी बहू पुष्पा की थी। वह नारायण की पत्नी को अपना धौंस दिखा रही है। वह उसको चिल्ला चिल्ला करके रामायण पढ़ रही है। जी हाँ बच्चों, महाभारत के दौरान वह अपने विरोधियों को आगाह कर रही है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि बच्चों उस घर में स्थिति ऐसी थी कि इस प्रकार के लैंग्वेज का उपयोग किया जा सकता है। तो वह चिल्ला चिल्ला करके नारायण की पत्नी को यह कह रही थी कि अगर तुझे अमीरी दिखाने का इतनी ही शौक है तो अपने घर में क्यों नहीं रख लेती, क्यों नहीं भोजन प्रतिदिन खिलाती। मेरे हिस्से में है, मैं जो खिलाना चाहूं खिलाऊं। तुझे अमीरी दिखाने का शौक नहीं है, अर्थात हमारे यहाँ नहीं, तुझे दिखाना है तो अपने यहाँ दिखा। अपने हिस्से में थी तो दिखा नहीं सके, मेरे हिस्से में तो अमीरी का धौंस दिखाती है। इस प्रकार की भावना उसके मन में, अर्थात दोनों में महाभारत हो रही। सीता के मन को बहुत दुखी हुआ, सीता को मन बहुत ही क्रुद्ध हो गई, अर्थात बहुत ही मन दुखी हो गए। जबकि तीनों बेटे और बहुएं, तीनों बहुएं सुबह शाम गाय और कुत्ते को एक एक रोटी खिलाती हैं। 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं। कहने का तो वह एक खाता पीता परिवार है, लेकिन उस घर में मां के साथ रोटी के लिए सिर्फ झगड़ा होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों रोटी के लिए। जबकि तीनों बहुएं एक सुबह और शाम पहला रोटी गाय को और पिछली रोटी कुत्ते को खिला देती हैं, लेकिन इस मां को बीच में भूल जाते हैं। क्या मां जो है इस कहानी में कुत्ते और गाय से भी गए गुजरे हैं क्या? इसको मां को इस तरह हटाया जाता, इस तरह से उसको दूर कर दिया कि तीनों में उस बात को लेकर झगड़ा हो सकता होता है, लेकिन कुत्ते और बिल्ली को देते हैं, उससे उसको संतुष्टि हो जाती है। तो बच्चों इस कहानी में से तीसरे पॉइंट्स में यहां तक हुई। चौथे पॉइंट्स में होते हैं 5 वर्ष के बाद यह समय समाप्त हुई और एक दिन तो ऐसा सुनने को आया, ऐसी घटना घटी। जी हाँ बच्चों, एक दिन तो ऐसी घटना घटी जैसे मानो कि हद की नदियां बुहार टूट गई हो, जैसे मानो कि दिलई बांध टूट गई हो। जी हाँ बच्चों, हमारे चैप्टर का यह दिलई बांध के बारे में था। तो जैसे मानो कि हद की सारी सीमाएं पार हो गई, अर्थात कहने का मतलब बच्चों यह हुआ 5 वर्ष बीत गए तब पर भी अपने बेटे को संतुष्टि नहीं हुई। फिर एक बार बेटे में मीटिंग शुरू हुई, बैठक हुई। फिर कहा जाता है कि क्यों ना मां को 50-50 रुपया दिया जाए। जी हाँ बच्चों, प्रत्येक जन जो है, प्रत्येक बेटे 50-50 रुपया दिया जाए। तो यह कहते हैं इस कहानी में 50-50 रुपया। जी हाँ बच्चों, कैलाश 50, नारायण 50, बिरजू 50, तीनों मिलाकर के 150 हो जाते हैं। इस बार बिरजू भी चुप नहीं रहा, इस बार बिरजू भी चुप नहीं रहा और वह बोल उठा, ठीक ही है, जैसे भी रहेगी अपने हाल में पड़ी रहेगी। यह बात सुनकर उसकी मां को बहुत ही हार्दिक पीड़ा होती है। अब आज दिन तक ऐसा कभी नहीं बोला, तो आज वो ऐसा बोला। फिर कुछ पल के बाद उसे सुनाई पड़ती है, बिरजू बोल रहे थे, बिरजू की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। एक बार मां से तो पूछ लिया होता, एक बार मां से तो पूछ लेते इन घटनाओं का, अर्थात इन निर्णयों के बारे में, क्या मां राजी खुशी है?
इस तरह का बात इस तरह का आता है। लेकिन दूसरे बेटे के बोलने की आवाज आती है कि माँ को इस बात में कोई हर्ज नहीं है, माँ को हम जो कहेंगे अर्थात हम लोग जो फैसला लेंगे माँ को मानना ही होगा, क्योंकि हम लोग माँ के भले के लिए ही कर रहे हैं। ये बेटे की सोच है। लेकिन माँ के मन में क्या बीत रही है, उसके हृदय में क्या चल रही है, उसका मन दुखी है या सुखी है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। वह जीवित है, खाना खाया है, भरपेट खाया है कि भूखी है, इस तरह का कोई भाव पूछने वाला नहीं है। स्वयं बाहर ही बाहर बिना माँ से पूछे ही सभी बेटे निर्णय ले रहे हैं। अर्थात हुआ यूं था कि यहां हुआ यूं, रसमलाई के बाद नारायण की जब कैलाश कहीं ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे, तो इस सीता ने, राधा बीमार पड़ गई थी कैलाश की पत्नी, तो सीता ने कैलाश के बच्चों के लिए 2-3 दिन तक रोटियां बनाई थी, जिसको लेकर नारायण की पत्नी राधा और नारायण की पत्नी भवरी और राधा में भी लड़ाई हुआ था। 50-50 के महीने शुरू हो गई। इन सब बातों को सुनकर के कमरे में जो है ना, उस कमरे में बैठी सीता का मौन हो गई, अर्थात मौन हो गई, बिल्कुल शांत हुआ। उसके मानो हृदय में जैसे कि सुइयां चुभ हो रही हो, कांटे चुभ रहे हो, इधर हिलते हैं तो इधर गरते, उधर हिलते तो उधर चुभती हैं। अब ना तो वह हिल सकती है, ना बैठ सकती है, ना डोल सकती है। इस तरह से घटना है। वह सोचती है मन ही मन, क्या अपने बेटे के लिए रोटी पकाना, मैं फ्री में थोड़ी ना खाती हूं, जो भी रोटी जिसके हिस्से में रहती हूँ उसके घर में कुछ ना कुछ तो कार्य कर देती हूँ। जितना होता है बर्तन मांज देती हूँ, जिस प्रकार से होता है उसके बच्चे को खिलाती हूँ, उसके बच्चे को साफ करती हूँ, इस तरह कर तो देती हूँ, अपना फर्ज समझती है वह। लेकिन अब उनको बेटों को लगता है कि वह मजदूरी देंगे माँ को। सीता को ऐसा महसूस हुआ मन में कि वह अब बेटे हमें मजदूरी देंगे। उसके मन में यह उत्पन्न हुई कि अब बेटे अगर हमें मजदूरी देंगे हमारे कार्यों के बदले, तो इस संसार में कमी नहीं है जगहों की। जी हाँ बच्चों, इस संसार में जगह नहीं है, कहीं भी मैं दूसरे के यहाँ बर्तन भांडे साफ करके हम कमा सकते हैं। और एक पापी पेट जो है ना, ये पापी पेट का सवाल है, इसमें इसको कहीं भी पाल सकते हैं, भरा जा सकता है बर्तन मांझ। जस्ट उसके बेटे उस मन में ख्याल आते हैं। उस तरह से माँ सीता के मन में ख्याल हुआ, बेटे इस प्रकार से ख्याल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस प्रकार से। तो बच्चा हुआ यूं कि 5वें दृश्य में, अर्थात हम लोग जब 5वें पॉइंट्स की ओर चलेंगे, इस बार तो सारी झंझटें समाप्त हो गई। तो बच्चों ऐसी क्या घटना घट गई जो कि सारे झंझट ही सुलझ गए, सारी समस्याओं का समाधान हो गई, सभी चीजें समाप्त हो गई। ना ही धरती और आकाश के बीच कोई घुटन रहा। सीता को दिन बड़े लगने लगे, धरती चौड़ी लगने लगी, आकाश बढ़ गए। आखिर हुआ यूं की तो हुआ बच्चों इसका भाव। अब हम लोग चलेंगे उस परिणाम की ओर, जिस परिणाम का मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, वह रात में ही बच्चों क्या करती है, वह एक पूली पोटरी बांधती है। जी हाँ बच्चों, गठरी जो बांधती है, कुछ कपड़े उपड़े लादे होंगे और कुछ सामग्रियों को, अर्थात कुछ कपड़े उपड़े को थोड़ी सी वह पोटली बनाती है। वह रात के अंधेरे में ही घर से निकल पड़ती है। जी हाँ बच्चों, वह रात के अंधेरे में ही घर से निकल पड़ती है। तो उसे दिन बड़ा दिखने लगता है, पृथ्वी चौड़ी लगने लगती है। उसे दिन और आकाश और धरती के बीच में किसी प्रकार की घुटन महसूस नहीं करते। सारे झगड़े समाप्त हो गई। जो उसे पहले महसूस होती थी कि ये धरती कब तक घूमेगी। जी हाँ बच्चों, इस कहानी में धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है, धरती की संज्ञा माँ को दिया गया है।
जी हाँ बच्चों, इसे नोट्स कर लें कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में धरती की संज्ञा माँ को दिया गया, अर्थात सीता को दिया गया है, जो कि अपने रोटी के लिए धरती के समान इधर उधर चारों ओर, अर्थात एक घर से दूसरे घर, एक बेटे के पास से दूसरे घर तक वो घूमती रहती थी। और हुआ परिणाम, घर छोड़कर चली गई। तो बच्चों कहां घर छोड़कर चली गई ये तो किसी को पता नहीं, बस वह घर छोड़कर चली गई। तो बच्चों हम लोगों ने इस कहानी में इस तरह से सीखा और जाना कि एक माँ की कितनी महत्व देनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, माँ वह जगत की जननी होती है, जीवन का आधार होता है बच्चों, जिसने तुमको इस धरती पर लाने के लिए अपने गर्भ में 9 महीने तक का कष्ट सहा और साथ ही साथ उन तपती हुई धूपों में, उन गर्दिशों में अपने आप को भूखा रख करके तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। क्या इसी दिन को देखने के लिए कि जब वह बूढ़े हो जाएं तो उसे रोटी के लिए दर दर भटकने पड़े? जी नहीं, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ जगत जननी होती है बच्चों, माँ जगत जननी। माँ के महत्व को हमें समझना चाहिए। माँ तो माँ होती है, संसार में बच्चों का सबसे बड़ा रक्षक माँ ही होती है बच्चों, माँ। इसलिए माँ के महत्व को समझें और नारी के महत्व को समझें। नारी को कभी से किसी से कभी नहीं समझनी चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने इस कहानी के रूप में अपने स्टाइल का थोड़ा सा एक नमूना आप लोगों के बीच पेश किया। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। जी हाँ बच्चों, अगर आप सब लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।